सर माइक एंड कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। तो हमने ये देख लिया था कि इनोवेशन में कैसा क्या रोल रहता है स्टार्टअप का और ट्रेडिशनल बिजनेस का। देन रिस्कीनेस, द अमाउंट ऑफ रिस्क, हाउ मच रिस्क डज अ स्टार्टअप फेस, हाउ मच रिस्क डज अ ट्रेडिशनल बिजनेस फेस। तो ये सब टाइप के डिफरेंसेस हमने पढ़ा था कि पैसे की जरूरत होती है when there is a requirement of funding, from where they raise fund, whether they go for loan or other personal savings, or do they look for angel investor या venture capital firms, those who are very risky, हेलो those who have very हेलो risky approach in their business. हेलो हेलो Yes. सर। हाँ जी मैम। हेलो हेलो सर, आप अपना माइक और कैमरा एक बार रीस्टार्ट कीजिए। शो नहीं हो मैम, मैंने 2 बार कर लिया। रहा विजिबल। इज इट हाँ जी नाउ सर, अब विजिबल मैम? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी सर, ओके, इट्स ओके सर। ओके। सो नेक्स्ट उनके मार्केटिंग अप्रोच के क्या कैसा रहता, हाउ इज देयर मार्केटिंग अप्रोच, वेदर दे हैव अ डिसरप्टिव इनोवेटिव अप्रोच और दे हैव अ स्लोली इंक्रीमेंटल ग्रोथ प्रोसेस इन देयर बिजनेस। बहुत डायनेमिक प्रोसेस फेस करना पड़ता है इनोवेशन का, या उन्हें इंक्रीमेंटल प्रोसेस, मतलब उन्हें ठीक है 5%, 10% से हर साल सेल इंक्रीज कर रही है तो उनका काम चल रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप, दे हैव टू disrupt the technology, they have to disrupt the market. Disruption basically means addition of new product line or launch of new product which can significantly change the working of the working environment of that particular product. So that is called disruptive, whether growth strategy, scalable और gradual expansion. ये सारी चीज हमने पिछली क्लास में हमने कर ली थी. Now today we have to start with major digital technologies driving startup. So now we will majorly talk about the what are the major technologies which startup is basically using. कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टअप यूज करके अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर रही है, चेंज कर रही है, कैसे कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी आज डिजिटल 3.0 में आ रही है. So to start with, the rapid growth of startup across the world has become strongly influenced by the development of advanced digital technologies. These technologies enable startups to innovate, reduce operational cost, and reach large customer base and compete effectiveness effectively with established firm. अब इसमें क्या होता है कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली आप देखो स्टार्टअप ही है. जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो क्या है, वो अपनी जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उसी को यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट इनोवेटिंग. तो क्या होता है व्हेनेवर देयर इज अ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो क्या होता है या तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम करता है, या कस्टमर बेस बढ़ाता है, या कंप्लीट इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से करता है. तो ये सब चीज अगर किसी प्रोडक्ट में ऐड होती है देन इट क्रिएट्स अ कॉम्पिटिशन अमंग द मार्केट. अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उनमें कोई इस तरह का एफिशिएंट प्रोडक्ट आ जाए तो कस्टमर को लगता है यार चलो इस वाले प्रोडक्ट को ट्राई करके देखते हैं, ये सस्ता भी है, उससे अच्छा काम भी कर रहा है. तो ये सारी चीजें आ जाती है वंस यू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. However, digital technology has dramatically lowered these barriers, allowing entrepreneurs to create scalable business model with relatively limited resource. Several key technologies such as artificial intelligence, cloud computing, big data analytics, mobile technologies, and blockchains have played a crucial or central role in shaping modern startup ecosystem. ठीक है, अब यही सारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली द नेम सेज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. इसमें क्या है, द थिंग्स व्हेन प्रोसेसर लर्न्स बाय इटसेल्फ, व्हेन यू पुट अ प्रॉम्प्ट, you write something, the prompt written on it, it studies the prompt and look into the background of that prompt कि क्या इसमें कोई रिसर्च हुई है,
वो पूरा गूगल सर्च करता है, अलग अलग जगह से सर्च करता है, फिर आपको वो एक इंटेलिजेंट अप्रोच बताता है या इंटेलिजेंट सोल्यूशन बताता है या आपको रिजल्ट देता है। तो इसी तरह से कई सारे प्रोडक्ट में होता है कि किस प्रोडक्ट में कोई, जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आई, आप उस प्रॉब्लम को आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, जैसे आजकल चैट जीपीटी आ गया है, और भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो बेसिकली एआई पे काम कर रहे हैं, वो आपको फ्लॉज बताएंगे, उसका सोल्यूशन भी वो बताएंगे। तो आप कितना अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को राइट कर पा रहे हो, उसमें मतलब उस प्रॉम्प्ट को आप लिख पा रहे हो, और कितने अच्छे तरीके से आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है, ये आप कितने अच्छे से आप उस प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट कर पाते हो, that is called a startup problem, which resolves the problem and gives a shape of basically a startup. Artificial intelligence has emerged as the most transformative technology influencing the startup landscape. AI refers to the development of computer systems that are capable of performing tasks that typically requires human intelligence, such as learning from data, recognizing pattern, making predictions and solving complex problem. जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो भी prompt आप डालोगे, उस प्रॉम्प्ट को वो स्टडी करेगा अवेलेबल डेटा सोर्स से, कहाँ और कौन कौन सी, जैसे मान लो आपने कोई प्रॉब्लम डाला कि फॉर एग्जांपल कि सेल्स प्रमोशन करने से या मार्केटिंग करने से हमारी कंपनी की सेल बढ़ जाती है, मान लो आपने कोई इस तरह का प्रॉम्प्ट डाला और इसके लिए आपने जस्टिफिकेशन मांगा कि क्या ये सही है, क्या ऐसा मैम अपने मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या हम इसमें कर सकते हैं, तो इट विल गो बैक इनटू डेटा सोर्स, वो देखे कि ऐसा कब कब हुआ है और ऐसा किसने किया है, एंड दैट दे विल गिव यू द रिजल्ट। अब उस रिजल्ट को आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट पे लगाते हो, दैट इज कॉल्ड योर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट वर्क अनलेस एंड अनटिल यू पुट इन योर ओन ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि उसको किस तरह से यूज करना है। For startup, artificial intelligence provide powerful tool for creating innovative product and services that deliver personalized experience, improved operational efficiency and ensures and enhance decision making process. ठीक है। One of the most important application of artificial intelligence in startup is the development of recommendation system. Recommendation system analyzes users' behavior, preferences, and past interactions to suggest product or services that are most relevant to individual customers. These systems rely on machine learning algorithms that continuously learn from new data and improve their recommendation over time. In e-commerce industry, recommendation system plays a crucial role in enhancing customer engagement and increasing sales by presenting personalized product suggestion. Companies such as Amazon and Netflix have successfully used AI-driven recommendation engine that improves customer experience and strengthen competitive advantage. अब क्या आप देखते हो कि कई बार जब आप YouTube प्ले कर रहे हो तो आपको कोई सर्वे करने को आता है कि आप ये सर्वे करो, अब यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन वो सर्वे क्या होता है, वो सर्वे बेसिकली क्या होता है, एक डेटा सोर्स के लिए होता है, कि एक डेटा सोर्स डेवलप हो रहा है कि इसमें कस्टमर के प्रेफरेंसेस, टेस्ट उसमें नोट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोडक्ट शो होता है। अगर मान लो कोई सर्वे किया जाता है, जैसे क्या होता है, अगर मान लो कोई, जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसके सैंपल प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, सैंपल प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, तो वो बेसिकली कस्टमर इंटेंशन देखना चाहते हैं कि कस्टमर कैसे इस प्रोडक्ट को परसीव कर रहा है, क्या इसमें चेंजेस चाह रहा है, क्या वो प्रोडक्ट सक्सेस है नहीं है, तब उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो सिमिलरली एआई के साथ भी यही है कि आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो इंफॉर्मेशन हर दिन मॉडिफाई हो रही है, हर दिन डेवलप हो रही है। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी शायद इसका एग्जांपल दिया था, आपको अगर ध्यान होगा, एक गिलविच आर्ट करके आया था जिसमें लोग अपने कार्टून कैरेक्टर में फोटो चेंज कर रहे थे और दे वर पोस्टिंग द फोटोज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो उसमें क्या था, कार्टून कैरेक्टर को, आपकी फोटो को कार्टून कैरेक्टर में वो कन्वर्ट कर दे रहा था। अब क्या है, वो आपने तो एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, एक बड़ा सा उसका प्रॉम्प्ट था, वो आपने डाल दिया। अब उस प्रॉम्प्ट को वो जो रन कर रहा था, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, आप तो एक क्लिक पे डाल दिए, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि बैकग्राउंड में क्या होता है, उसका बहुत प्रोसेसिंग लगता है, बहुत ही। तो आपको याद होगा एक वहां पे
चैट जीपीटी के सीईओ ने उस पे लिखा था कि स्टॉप यूजिंग दिस, क्योंकि हमारे सर्वर्स जो हैं वो जल जा रहे हैं, फूक जा रहे हैं, इतना हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उस आर्ट को प्रोड्यूस करने में सर्वर सिस्टम इतना हेविली यूज हो रहा था कि इट वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रेशर ऑन द सिस्टम ऑफ चैट जीपीटी। उनका सर्वर पूरा डाउन हो जा रहा था। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा ये लर्न करता रहता है। उस पर और दबाव डालने पे क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। Another important application of artificial intelligence in startup is to use the chatbot and automated customer support system. अब आपने देखा होगा आजकल जितने जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, जितने भी लोग हैं जिनके भी आप देख लो, या किसी भी कस्टमर सर्विस आजकल देख लो, सारी चैट बॉट पे हो गई है। चैट बॉट बेसिकली क्या होता है, एक आप देखते होगे, आप जब IRCTC लॉग इन करते हो तो नीचे एक लड़की बनी हुई आती है, उसमें आता है मे आई हेल्प यू। तो मे आई हेल्प यू, वहां पे कोई पर्सन नहीं, वो चैट बॉट ही, आप उसमें प्रॉम्प्ट डालोगे वो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखता रहेगा, कुछ भी हो वो एक ही तरह के आंसर दोनों देगा आपको। तो ये कई बार इसमें, अब ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक सिस्टम जनरेटेड आंसर वो देता रहता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कस्टमर कि वो जो चाहते हैं, जो पर्सनल टच चाहते हैं अपनी इंक्वायरी पे, वो नहीं हो पाता है। So startup increasingly rely on chatbot to handle customer inquiries, provide product information, and resolve customer services issues without requiring human intervention. This automation significantly reduces operational cost while ensuring that customers receive immediate response to the queries. For startups operating in a highly competitive markets, efficient customer support system can play a crucial role in building customer loyalty and improving brand reputation. Artificial intelligence also enables startup to implement predictive analysis, which involves using historical data, statistics, algorithms to forecast future outcome. Predictive analysis allows startup to anticipate customer demand, defining emerging market trend and optimizing business operation. अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि प्रिडिक्शन क्या हो, कैसे करती है कंपनी, जो आप सर्च कर रहे हैं, बेसिकली आपका जो सर्च हिस्ट्री है, जो अमेजोन की आपकी सर्च हिस्ट्री है, या आपकी फ्लिपकार्ट की सर्च हिस्ट्री है, या यूट्यूब पे जो आप किसी भी चीज का वीडियो देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, उसको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब व्हाट प्रॉब्लम इज ही फेसिंग एंड व्हिच प्रोडक्ट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसी तरह से आपके पास ऐड आता है, आपको उसी तरह के वीडियो सजेस्ट होने लगते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। For instance, predictive model can help startup determine which product are likely to become popular in future or which customers are likely to make repeat purchase. This information allows businesses to make data-driven decisions and allocate resources more effectively. अब उन्हें पता है कि दिवाली आ रही है, तो हो सकता है गाड़ी, मतलब ये बेसिक सी बात है, दिवाली आ रही है तो होम डेकोरेशन के सामान की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कोई भी स्टार्टअप देखेगा कि ये आजकल ट्रेंडिंग कोई होम डेकोरेटिव आइटम है, तो दे कैन स्टार्ट मेकिंग दैट प्रोडक्ट दिवाली के आसपास। तो ये सारी चीज क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है कि कब कौन सी डिमांड आ रही है, कब कौन से कस्टमर है, कौन से कस्टमर रिपीटेड परचेज करेंगे। ये स्टार्टअप को AI एनालाइज प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। Another significant use of artificial intelligence is in fraud detection and risk management. Financial technology startups frequently employ AI algorithm to monitor transaction and identify suspicious activity that may indicate fraudulent behavior. By analyzing transaction patterns and identifying anomalies, AI system can detect potential fraud in real time and prevent financial loss. This capability is particularly important in industries such as online payment, digital banking, and insurance, where security and trust are essential for customers' confidence. अब क्या AI का यूज अब बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत हेल्पफुल हो गया है। बैंकिंग सिस्टम में एक तो ये फ्रॉड डिटेक्शन में, और फ्रॉड डिटेक्शन में है कि कोई भी अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड अगर आवाज निकाल के आपको बता रहा है, तो मतलब देयर इज अ AI सिस्टम व्हिच कैन इजीली टेल कि ये जो है पर्सन है, ये कोई इंडिविजुअल जो है अपनी आवाज को चेंज करके या कोई कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस निकाल रहा है, जो कि एक फ्रॉड है।
तो ये सारी चीज क्या है, क्योंकि ये अब कोई भी फ्रॉडस्टर जो रहेगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन देगा, तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एआई टू आइडेंटिफाई कि ये जो कॉल है या ये पर्सन जो है ये फ्रॉड है, ये क्या है. जैसे आपका आप देखो ट्रू कॉलर ही देख लो. ट्रू कॉलर क्या है, आपको देखो अगर कस्टमर केयर की कॉल आती है वो अपने आप, वो स्पैम कॉल आती है तो अपने आप स्पैम हो जाता है. तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो खुद से लर्न कर रहा है, खुद से लोगों की. अब जैसे क्या है, आपके पास स्पैम का कॉल आता है तो आप काट के उसको क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो या एज ए स्पैम डिटेक्ट कर देते हो ट्रू कॉलर में जाके. तो वो क्या है, एक तरह का डेटा है, वो इंटरनेट पे सेव हो गया. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अदर पीपल कि टू आइडेंटिफाई, या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजी बना देता है कस्टमर को समझने के लिए कि क्या वो फ्रॉड कॉल है, या कोई उनसे पैसे पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, एसेट्रा एसेट्रा. Now the next point is cloud computing. अब क्लाउड कंप्यूटिंग तो चलो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, उसके पहले आप देखे हो कि आजकल बड़ा क्लाउड किचन बहुत चल रहा है. क्लाउड किचन आप देखो, जहां पे भी आप देख रहे हो, गुड़गांव में गुड़गांव या नोएडा कहीं भी आप देखो, जहां पे फ्लैट सिस्टम है कि अब फैमिली, जहां पे बहुत मतलब छोटी जगह पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मतलब एक छोटे से एरिया में हजारों लोग रह रहे हैं. तो जहाँ 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, किसी को नहीं पता. लेकिन वहां पे क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है. अब क्लाउड किचन होता क्या है कि इट इज नॉट स्विगी, इट इज नॉट जोमेटो. इसमें क्या होता है कि योर योर रेस्टोरेंट इज ऑन क्लाउड. अब क्या है, आपने अपना मेन्यू बना के क्लाउड पे डाल दिया. अब जिसको भी जान कि जिसको भी कुछ खाने पीने का मन है, दे विल गो ऑन द वेबसाइट या क्लाउड पे जाएगा, या कोई इनका अपना ग्रुप रहता है या सोसाइटी का कोई वैसा रहता है, वहां पे आप उस दिन का मेन्यू अपना डाल दे कि आज आप दाल चावल सब्जी या कुछ भी एसेट्रा, कोई भी पनीर की सब्जी या मैगी या एसेट्रा एसेट्रा आप दोगे. तो ये क्या है कि अगर मान लो किसी के यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो उनको एक्स्ट्रा सब्जी चाहिए, तो वो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं. स्विगी जोमेटो नहीं है ये उसी बिल्डिंग में हो सकता है, उनके बगल वाला पर्सन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो, वो तुरंत सामान डिलीवर कर दे. तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड किचन, जिसमें आपका जो रेस्टोरेंट है पूरा खर्चा वो क्लाउड पे है. आपको कोई सिटिंग सेटअप नहीं चाहिए, ना आपका कोई वेबसाइट है. बेसिकली क्लाउड पे आपने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है, वहां पे आपका मेन्यू है, वहां से लोग देख के आपको ऑर्डर करके घर पे खाना खा रहे हैं. सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी तरह से काम करता है. Cloud computing has revolutionized the way of startup access and utilize computing resources. Traditionally, businesses were required to invest heavily in physical servers, data centers, and information technology infrastructure in order to store data and run software applications. These investments involve substantial capital expenditure and ongoing maintenance cost, which posed significant challenges for new venture with limited financial resources. Cloud computing eliminates these barriers by providing on-demand access to computing resources through internet-based platform. Cloud computing allows startups to store data, run application, and manage digital operation while using remote server maintained by specialized service provider. Instead of purchasing and maintaining their own hardware infrastructure, startup can rent computing resources as needed to pay only for the service they use. The model significantly reduces the financial risk associated with launching a technological driven business and enables entrepreneurs to focus on innovation and market development rather than infrastructure development. अब क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसे ही हो गया, सारे रिसोर्सेज, आपका ऑफिस, आपका डेटा, आपका रिसोर्सेज, सब कुछ क्लाउड पे सेव्ड है. आप बस क्लाउड का रेंट दे रहे हो, और वो भी रेंट बड़ा मिनिमम. वहां पे आपको कोई बिजली का खर्चा नहीं देना है, आपको कोई ऑफिस स्टाफ मेंटेन करने का नहीं देना है, उनके खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं रखनी है, कोई ऑफिस स्पेस में टेबल चेयर या लैपटॉप या एक्सेट्रा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है. इट हैज बिकम वेरी इजी एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनी. इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो गई है कंपनी की. लोगों को बोला जाता है वर्क फ्रॉम होम करे, वर्क फ्रॉम कंट्री हो रहा है. मतलब यू आर इंडियन बेस्ड कंपनी, यू आर हायरिंग पीपल फ्रॉम फ्रांस और पेरिस और यूएस, जो कि ये काम जो स्पेशलाइज्ड वे में काम कर सके. तो इट हैज बिकम वेरी
very easy for businesses to not to rent any office, not to pay for any power supply or maintenance of office, office cleaning, etc. There are huge operational fixed operational costs whether people come to office or they whether they don't. Like in COVID offices तो बंद हो गए, लेकिन ऑफिस के रेंट तो जा ही रहे थे, बिजली कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल कुछ आ ही रहा था। तो ये सारी चीजें जो है, आपका एक डेटा सेंटर चल रहा है, आपका अपना सर्वर है, अपना क्लाउड, अपना एक स्टोरेज रूम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो इट वाज वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर कंपनीज। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ ओवर like unnecessary expenditure. One of the primary advantage of cloud computing is it is its ability to provide low operational cost for startup. जैसे मैंने अभी बताया कि costing एकदम कम हो गई है. By outsourcing computing infrastructure to cloud service providers, startups avoid high upfront cost associated with purchasing servers, networking equipments, and software license. This cost efficiency allows startup to allocate this financial resources towards product development and marketing and customers acquisition. अब क्या है कि आपकी ऑफिस की कॉस्ट सारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये बच रही है, तो आप इसको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, मार्केटिंग में यूज कर सकते हो, कस्टमर एक्विजिशन या कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो, एक्सेट्रा, नए ऑफर ले आ सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो. Another benefit of cloud computing is scalability. As startup grows and attracts more user, their computing requirement often increase rapidly. Cloud platform allows businesses to scale their computing capacity instantly without requiring significant technical modification or additional hardware investment. This flexibility is particularly important for startup that experience sudden spike in demand or rapid यूजर ग्रोथ. अब क्या स्केल आप कर सकते हो जब आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, आपको पता है कि आपको ऑफिस सेटअप नहीं करना है, तो आप आपको हर कंट्री में क्यों ना डाइवर्सिफाई कर दिया जाए. हर कंट्री में वो प्रोडक्ट को जब ऑनलाइन ही बेचना है, ऑनलाइन ही क्या नाम है लोगों से काम करवाना है, तो उस कंट्री में वहीं के लोग ऑनलाइन काम कर देंगे, तो वो काम भी बन जाएगा. तो इससे क्या होता है, आपको स्केल करने में अपने बिजनेस को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको कोई फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है. और फिजिकल लोकेशन आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, लॉट ऑफ परमिट रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, लैंड खरीदो, वहां के लोगों से काम करवाओ, और ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस वो भी प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी प्रॉब्लम को हटा देता है क्लाउड कंप्यूटिंग. Next, cloud computing also offers a high degree of flexibility and accessibility. Since cloud-based application can be accessed through internet, employees and customer can interact with these systems from virtually any location. These capabilities supports remote work, global collaboration, and real-time communication, which are increasingly important in modern digital economy. जैसा मैंने बोला कि रिमोटली वर्क कर सकते हो, आपको कोई लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फॉरेन लोकेशन पे अपने ऑफिस खोल सकते हो, एनी लोकेशन पे, तो it becomes very easy and very flexible for the owners to experiment new thing. They can experiment lot of new areas, new locations, new cultural people, etc., etc. Leading providers of cloud computing services include companies like Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud. These platforms offer a wide range of services, including data storage, machine learning tool, application hosting, cyber security, etc., etc. Now we will talk about big data analytics. What is big data analytics? Big data analytics refers to the process of collecting, processing, and analyzing extremely large volume of data in order to uncover pattern, trends, insights, and can support businesses in decision making. अब मैं आपको बिजनेस से छोड़िए, अगर मैं आपको एकेडमिक्स में बिग डेटा का मैं आपको बताता हूँ. जितनी भी पीएचडी हो रही हैं, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी पीएचडी इज डेटा ड्रिवन. अगर कोई भी रिसर्च, पीएचडी छोड़ो, कोई भी रिसर्च हो रही है, वो सारी कुछ डेटा ड्रिवन है.
डेटा किस चीज का? आप जैसे मान लो स्टॉक मार्केट की स्टडी करते हो, स्टॉक मार्केट में आप डेली शेयर प्राइसेस ले रहे हो, उसका इम्पैक्ट देख रहे हो, या डेली शेयर प्राइसेस का इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि कोविड में क्या क्या हुआ ड्यू टू मतलब बेसिकली आप कोई किसी का भी इम्पैक्ट किसी चीज से देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि करंटली यूएसए और ईरान की वॉर का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ रहा है, या रशिया रशिया या यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में गैसेस के प्राइस या पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ गए, पहले कितने थे अब कितने हो गए। तो ये सारा कुछ क्या है? डेटा ड्रिवेन अप्रोच है। आप कोई भी रिसर्च पेपर, चाहे प्राइमरी डेटा पे आप काम कर रहे हो, तब भी आप कस्टमर से जाके डेटा लोगे, आप क्वेश्चनियर फिल करवाओगे, तो एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवेन। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या करता है कि वही डेटा को आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना के देता है, कि आपको वो डेटा से आपको इजी हो जाएगा एनालाइज करना। जैसे एक्सेल में क्या होता है, आप पाई चार्ट बना लेते हो, एक्सेल से आप कोई ग्राफ बना लेते हो, तो इससे क्या होता है, द इन्फॉर्म अब आप किसी को नॉर्मल अपना डेटा, जो डेटा सोर्स के साथ अपना डेटा जो आपने कलेक्ट किया वो दिखा दो, कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या है, कि इस दिन शेयर प्राइस इतना था तो इस दिन सेल इतनी थी, या इतना मतलब इतना तेल का प्राइस इतना था, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वंस यू डेवलप अ ग्राफ, वंस यू डेवलप अ पाई चार्ट, वंस यू डेवलप अ बार ग्राफ, तो इससे क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेबल हो जाता है, और लोग उससे इन्फ्रेंसेस बना पाते हैं कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसी को वही होता है बिग डेटा एनालिटिक्स, कि किस तरह से अपने आप ड्यू टू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से वो डेटा को आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में दे रहा है। जैसे in digital era, businesses generate vast amount of data through online transactions, social media interactions, mobile application, and digital platforms. Startup that effectively analyze the data can gain valuable insight into customer preferences, market dynamics, and operational performance. अब क्या है, जैसे कि आपका मोबाइल हिस्ट्री, आप मोबाइल पे क्या क्या सर्च करते हो, जैसे मान लो आपकी मोबाइल हिस्ट्री में ही है कि आप सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स देखते हो, आप लैंप भी देखते हो तो हाई एंड ब्रांडेड लैंप देखते हो, अच्छे खासे महंगे लैंप देखते हो, या आप बेडशीट भी देख रहे हो, या होम डेकोर का भी सामान देख रहे हो, या आप नॉर्मल खाने का भी सामान देख रहे हो, तो यू चूज टॉप नॉच प्रोडक्ट। तो आपको कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। आप जब भी सर्च करोगे तो आपके प्रोडक्ट ही हाई वैरायटी आएंगे, रिस्पेक्टिव उसके रेटिंग क्या है, कैसी क्या है, आपको हाई टॉप नॉच प्रोडक्ट ही दिखाए जाएंगे। तो ये क्या है कि किस तरह से आपके मोबाइल एप्लीकेशन, आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन किस तरह का है, वो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट देता है, जैसा आपका कस्टमर का, जैसा आपका बिहेवियर होता है सर्च करने में। ऑन द most important application of big data analytics is customer behavior analysis. By examining data related to customer purchase, borrowing patterns, and online interactions, startups can gain a deep understanding of customer preferences and motivation. This information enables businesses to design product marketing strategies that are more closely aligned with customer needs. बिग डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो सपोर्ट मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे मैंने अभी बताया, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि रिच क्राउड को अलग करना, मीडियम वालों को अलग करना, और उसी तरह से प्रोडक्ट क्वालिटी को भी। आप कुछ लोग होते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी देखते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल सस्ता प्रोडक्ट देखते हैं, तो उनको भी सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है। ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, आप किस तरह की लाइफस्टाइल प्रोडक्ट देख रहे हो उसको भी देखने में उसको भी सेग्रीगेट करता है, डेमोग्राफिक को देख के सेग्रीगेट करता है। अब जैसे मान लो आपने YouTube पे अपने बच्चे की जो किड वाला अकाउंट होता है वो बना दिया, अब किड वाले अकाउंट पे सारे कोई 18 प्लस वाले वीडियो तो आएंगे नहीं, तो ये क्या हुआ, आपने सेग्रीगेट कर दिया कि भाई इसको +18 से कम वाला कंटेंट ही शो करेगा। Big data analytics allows support market segmentation, which involves dividing the large diverse market into smaller group for customers with similar characteristics. By identifying specific customer segment based on factors such as demographic, purchasing behavior, and lifestyle preferences, startups can tailor their product and marketing campaign to target specific audience more effectively. This targeted approach
improves marketing efficiency and increase the likelihood of customer conversion. Another important application of big data analytics प्रिडिक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। ये हमने अभी पढ़ा कि हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कि किस तरह का आपका सर्च हिस्ट्री रहा है, किस तरह की आपकी परचेजिंग हैबिट रही है, आपने क्या क्या कब कब कैसे कैसे खरीदा है। ये सारी चीज को देख के आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे लेना चाहिए। Another important application of big data analytics is predictive demand forecasting. By analyzing historical sales data and market trends, startup can predict future demand for their product and services. Accurate demand forecasting allows businesses to optimize inventory management, plan production schedule, and allocate resources more efficiently. In industries such as retail and e-commerce, predictive analysis plays a crucial role in ensuring products are available when customer need them. अब क्या होता है कि जब जरूरत के टाइम पे अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कब करता है। अब जैसे क्या है, एसी की डिमांड गर्मी में बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो सेल्स फोर्स हैं, जो आपके जो बेच रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको मेक श्योर करना होगा कि जैसे ही गर्मी आने से पहले उनके पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए उनके वेयर हाउस में, ताकि वो सारी डिमांड को पूरा कर पाए। अगर उनके पास प्रोडक्ट नहीं है तो क्या होगा, कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा किसी और के पास। तो यहीं पे अगर आपका कस्टमर, अगर आपकी जो आप बेच सकते हो सामान और आप रखते हो और कस्टमर आया और वो सामान नहीं है, तो आपका स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्टिव एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि आपको पता रहे कस्टमर कब आता है, किस क्वांटिटी में आता है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग है जो कि कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप दैट रिलाइज ऑन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ऑफन अचीव better product market fit, which refers to alignment between product and the need for target market. By continuously analyzing customer feedback and behavioral data, startup can refine their offerings and improve overall customer experience. This iterative learning process is consistent with the principle described in the lean startup, which emphasize the importance of experimentation and validated learning in entrepreneurial venture. क्या क्लियर है कि किस तरह से प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में बात करता है और how big data analytics helps in product market fit. Next is mobile technologies. मोबाइल टेक्नोलॉजीज आजकल सबके पास फोन है, हर मतलब आप देख लो रिक्शे वाले से लेके या किसी को भी, फ्रॉम द टॉप एंड पीपल, एवरीवन हैज अ मोबाइल, एंड नॉट ओनली मोबाइल, एवरीवन इन द कंट्री हैज अ स्मार्टफोन इन देयर फैमिली। अब ऐसी कोई फैमिली नहीं बची है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। अगर फादर टेक सेवी नहीं है तो उनके बच्चे के पास होगा, तो फैमिली में एक ना एक स्मार्टफोन आजकल हर घर में अवेलेबल है। Mobile technology has significantly transformed the way startups interact with customers and deliver services. The widespread adoption of smartphone and mobile internet connectively are created unprecedented opportunity for businesses to reach large number of users quickly and efficiently. Mobile application has become one of the most important channels through which startup provide product and services to customer. Through mobile platform, startup can deliver services in real time and create seamless user experience that integrate digital payment, location tracking, personalized recommendation. Mobile technology also enables startup to collect valuable data and user behavior, which can be used to improve product design and enhance customer satisfaction. One of the most prominent example of mobile technology driven startup is Uber, which revolutionized the transportation industry by connecting drivers and passengers through a mobile application.
By leveraging GPS technology, mobile payment, digital platform, Uber created a convenient and efficient ride-sharing services that operates in numerous cities around the वर्ल्ड. सिमिलरली स्विगी जोमेटो में भी क्या है कि आपको खाने का सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने. किसी को रेस्टोरेंट जाने की झंझट खत्म, आपके घर पे खाना आ जाएगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपना हैवी ट्रैफिक से बचना, अपनी पेट्रोल कॉस्ट बचाना, और वो सारा कुछ कन्वीनियंस अपने आप अपने घर में अपने सोफे में बैठ के अपने जो भी आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स में बैठ के आप खाना खा सकते हो. Next is your blockchain technology. Blockchain technology represents another significant digital innovation that influenced the development of startup across the various industries. Blockchain is a decentralized digital ledger ledger that records transaction of the distributed network of computers. Unlike traditional centralized database, blockchain system stores data in block that are linked together in chronological order and secures through the cryptographic technology. This structure ensures that once a transaction is recorded on the blockchain, it cannot be altered or deleted without the consent of the network. One of the key advantages of blockchain technology is ability to provide secure and transparent digital transactions, because blockchain records and records are distributed across multiple nodes in the network. They are highly resistant to tampering, unauthorized access. This security feature makes blockchain particularly valuable for application involving financial transaction, digital payment and asset management. अब क्या है स्मार्ट डिजिटल ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. इट इज अ चेन ऑफ कमांड. इसमें क्या है सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक के बाद एक क्या होती है, एक चेन फॉर्म में. ब्लॉकचेन एक ब्लॉक के चेन में, जैसे आपने चेन देखी सिकड़ी आप देखते होगे, उसमें क्या एक ब्लॉक में बन के वो एक से एक कनेक्टेड रहती है. अब आप देखो अगर कोई भी एक सिकड़ी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है, उसमें वेल्डिंग करानी पड़ती है. वेल्डिंग होती है तो जुड़ती है. तो वेल्डिंग अगर होगी तो इट कैन बी इजिली ट्रेस्ड बाय एनीवन कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं. तो आप इजिली उसको पता कर सकते हो यहाँ पे पहले क्या था अब क्या है. तो सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी यही होता है कि अगर आप कोई उसमें चेंज करेंगे, पहले तो चेंज नहीं हो सकता, अगर आप कोई चेंज करते हैं तो दैट कैन इजिली बी विजिबल कि किसने किया, कब किया, क्या पहले था और क्या अब किया. जैसे बोला जाता है ना विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉट रिलायबल. क्यों? क्योंकि दैट कैन बी एडिटेबल बाय एनीवन. कोई भी एडिट कर सकता है और पता नहीं चलेगा किसने एडिट किया, वेदर ही वाज सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वेदर ही न्यू एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट. तो लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है, अनलेस एंड अनटिल आप परमिशन नहीं दोगे तब तक आप उसको इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते. Moving ahead, one of the key advantage of blockchain technology is the ability to provide secure and transparent digital transaction. Because blockchain records are distributed across multiple nodes in a network, they are highly resistant to tampering or unauthorized access. This security feature makes blockchain particularly valuable for application involving financial transaction, digital payment, and asset management. Blockchain technology is widely used in digital payment system and cryptocurrencies, which enables users to transfer funds directly without relying on traditional financial intermediaries. These decentralized approach reduces transaction cost, increase the efficiency of financial services. Another important application of blockchain technology is the use of smart contracts. Smart contracts are self-executing digital agreement that automatically enforce contractual terms when specified conditions are met. These contracts eliminate the need for intermediaries such as lawyer, broker, and reduces the time and cost associated with traditional contract management.
Blockchain technology also enhances supply chain transparency by providing secure and immutable record of product movement across different stages of production distribution. Companies can use blockchain system to track their original raw material, monitor manufacturing process, and verify authenticity of the product. The transparency improves accountability and reduces the risk of fraud or counterfeiting. अब क्या होता है कि ब्लॉकचेन में सप्लाई चेन का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन आपको आपके प्रोडक्ट के रियल टाइम मूवमेंट बताएगा, रियल टाइम अप्रोच आपको बता पाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस एरिया में, क्या उसके लिए जो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका रॉ मटेरियल आ गया है, क्या रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कहाँ तक पहुंचा, और वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड्स कब बना, और फिनिश गुड आप तक कब तक पहुंचेगा, उसका पर डेट एवरी आवर आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि इट इज ऑल चेन कमांड। एक काम कंप्लीट होगा तो दूसरी चेन बनेगी, दूसरी चेन बनेगी, तीसरी चेन बनेगी। इससे क्या होता है, यू विल हैव अ क्लियर ट्रैक। अब ऐसे क्या होता है, आप पूछोगे भाई मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, तो बोले सर अभी तो टेक्नीशियन के पास ही है, तो आप उसको बोल पाओगे ना, नहीं यार मेरा प्रोडक्ट तो आपके जो टेक्नोलॉजी है उस पर दिखा रहा है कि आउट फॉर डिलीवरी है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो कि ये अभी रॉ मटेरियल में ही है। तो ये सारी चीज आपको हेल्प करती है कि अगर कोई भी बिजनेसेस अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर पाए तो दे विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ देयर कस्टमर हैंडलिंग स्टाफ वेरी सिग्निफिकेंटली। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम, मीनिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। The concept of startup ecosystem refers to the complex interconnected network of individual, institution, organizations, resources, and policies that collectively facilitate the creation, development, and growth of startup firm within a particular geographical region or economic environment. A startup ecosystem does not consist of single entity or institution. Rather it is a dynamic system of interaction among entrepreneurs, investors, universities, government bodies, technology firms, and support organizations that together create favorable condition for entrepreneurial activities. The effectiveness of startup ecosystem depends upon the strength of relationship and collaboration among these actors, as well as the availability of such resources such as funding, skilled labor, knowledge, infrastructure, and regulatory support. ठीक है, किस तरह से इकोसिस्टम जो हमारे स्टार्टअप का है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, किस किस तरह से इनको हेल्प की जा रही है, क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस है, क्या स्किल्ड लेबर है, क्या फंडिंग है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, एवरीथिंग जो स्टार्टअप को हेल्प करती है। जैसे आपने सुना होगा इंडिया की रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। ये किस लिए अच्छी की जाती है कि कोई भी नया बिजनेस, नया एंटरप्रेन्योर अगर आपके यहाँ आ रहा है तो उसको बिजनेस करने में कितनी कठिनाई हो रही है, कितना इजी हो रहा है, ये बताना बड़ा जरूरी होता है। From the strategic management perspective, the development of startup ecosystem is closely associated with the concept of innovation cluster. According to contemporary strategy analytics by Robert M. Grant, innovation and competitive advantage often emerge within the cluster of interconnected institutions and organizations that facilitate the exchange of knowledge, skill, technology, expertise. When firms, research institution, investors, and skilled professionals are geographically connected, they create an environment where ideas are circulated rapidly. Collaborations can collaboration can occur more easily, and new venture can emerge more frequently. Such cluster generate positive externalities in the form of knowledge spillover, networking opportunities, and across specialized resources, all of which are essential for startup development. A strong startup ecosystem provides entrepreneurs with
access to various forms of capital including financial capital, human capital, social capital. अब अलग अलग तरह के कैपिटल होते हैं, हमें बस एक कैपिटल पता है जो हम लोग पैसे देते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं होता, उस कैपिटल से कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल जो है, जैसे आपने इसमें लिखा फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ठीक है, बट फाइनेंशियल कैपिटल विदाउट ह्यूमन कैपिटल इज वर्थलेस। जब तक आप उस फाइनेंस को ह्यूमन कैपिटल के साथ मर्ज नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बन के देगा, कोई सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। और once you have used human capital, it is a responsibility of human capital to use the social capital। कि सोशली कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को कनेक्टेड होने में। जैसे मैंने क्लास में कई बार एग्जांपल दिया है, मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया है, कैडबरी का एग्जांपल दिया है कि किस तरह से उनको मार्केट में सोशल कैपिटल को वो लोग नहीं समझ पाए थे, तो वो फेल हो गए थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द सोशल और कल्चरल कैपिटल, जिसको आप कह सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर सिटीजन। Financial capital enables startup to develop product, conduct research, and expand operation. Human capital refers to the availability of skilled professional, engineer, manager, researcher who possesses the expertise required to develop innovative product and services. Social capital refers to the network and relationship that allows entrepreneur to connect with investors, mentors, partner, and customers. When these form of capital are rapidly available, startups are more likely to survive and grow. Another important aspect of startup ecosystem is the culture of entrepreneur and risk taking that exists within the region. In a successful ecosystem, failure are often viewed as a learning opportunity rather than a stigma, encouraging entrepreneur to experiment and new ideas and business model। अब क्या है कि क्या होता है कि आपका कितना बिजनेस हेल्पफुल है, कल्चरल सपोर्ट क्या है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या। अब जैसे आप देखो, कोई भी लोग इस टाइम इजराइल हो गया या ईरान हो गया, यहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं है। वहां पे क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स स्टेबल नहीं है, वहां पे कैपिटल लगाने पे कैपिटल लॉस होने की संभावना है, और गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब वहां के पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा इनएक्टिव है इस टाइम स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को लेके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे बेसिक चीज सही होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्टअप को रन करने के लिए। ठीक है, आपके पास हो सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी ना हो, आपके पास रिसोर्सेज उतने अच्छे ना हो, आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा ना हो, लेकिन जो व्यवस्था है, basically just setting of the business, that should be correct, that should not be manipulated, that should not be very risky in nature कि कल को गवर्नमेंट गिर जा रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है, नई पॉलिसी लगा दे रही है, आप पे नए रूल्स आ जा रहे हैं, आप पे इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब टाइप की अनसर्टेनिटी होती है, तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को फंक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। Regions such as Silicon Valley has developed a strong entrepreneurial culture where innovation, collaboration, and risk-taking are widely encouraged. As a result, these ecosystems continuously generate new startups that contribute to technological process and economic growth. Startup ecosystem also evolves over time through the interaction of various stakeholders. As a successful startup grown and generate wealth, they often reinvest their resources into new venture by becoming investor, mentor, or advisor. This creates a self-reinforcing cycle in which successful entrepreneur helps nurturing next generation of startup over time. This cycle strengthens the ecosystem and increase its capacity to generate innovation and economic value. ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम? सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर बेसिकली हर वो पर्सन जो कि रिस्क ले सकता है। किस चीज पे रिस्क ले सकता है? कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको लगता है आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हैं, ना कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए ऐसे मजे के लिए। नहीं,
आप उस प्रोडक्ट से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट ना करता हो, अब हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, बट आपने उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है, और आपको लगता है इससे ग्रोथ है और इससे आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत बार आपको लगता है कि दिस इज अ वेरी ह्यूज गैप, बट जब आप उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हो तो मार्केट में नहीं चलता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार, ये इतना भी बड़ा गैप नहीं था जितना मैं समझ रहा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि क्या गैप है और उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur represents central driving forces of any startup ecosystem because they are the individual who identify opportunity, develop innovative idea, and take risk and take the risk necessary to establish new venture. The entrepreneurial function involves recognizing unmet financial need, designing innovative products or services, and organizing the resource required to bring those ideas to market. Entrepreneurs plays a crucial role in transforming knowledge and technological capabilities into a commercially viable product and services that create values for customer society। यही बोला मैंने कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट कोई वैल्यू डिराइव कर पाएगा सोसाइटी के लिए। These activities of entrepreneur extends beyond the mere establishment of businesses. They are responsible for shaping strategies, direction of startup, making key decisions regarding product development, market entry, resource allocation. Entrepreneur must also demonstrate leadership skill that allows them to motivate teams, attract investors, and build partnership with other organizations. In many cases, the success or failure of startup is closely linked to the version, persistence, and adaptability of the founder. Within a startup ecosystem, entrepreneurs often collaborate with another through formal and informal network that facilitate the exchange of idea, experience. This network helps entrepreneurs learn from each other's success and failure, thereby improving their ability to navigate the uncertainty associated with startup venture. Experienced entrepreneur frequently serve as a mentor, advisors, and to the new founder, providing guidelines on business strategy, fundraising, organizational management. This continuous exchange of knowledge strengthens the entrepreneurial culture ecosystem, encourages the creation of new venture। ठीक है, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है, किस तरह से अपने फेलियर अपने अपने सक्सेस से उनको समझाता है, सिखाता है, और उनको फंडिंग के लिए हेल्प करता है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक where there is a healthy competition amongst the entrepreneur, or there is a proper learning and understanding between the entrepreneurs। ठीक है, हम लोग अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा। 15 मिनट्स का हमने 12 बज के 1 मिनट हो रहा है, 12 सवा 12 बजे हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको करना। ठीक है।
So moving ahead. सर कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ जी मैम। So investors. Now we will talk about what is the role of investors. Now, investors plays a crucial role in startup ecosystem by providing the financial resources necessary for startup to develop product, expand operation, and compete in marketplace. Since startup typically operates under the condition of high uncertainty and limited cash flow, they often rely on external funding to support their early stage activities. Investors supply the funding in exchange of equity ownership or other form of financial return, thereby sharing both the risk and reward associated with entrepreneurial venture. One of the most important category of investor in startup ecosystem is angel investor, who typically uh, high net worth individual that provides early stage funding for startup. Angel investors often invest their personal funds in promoting ventures and make also suffer mentorship, industry expertise and business connection to entrepreneurs. अब क्या इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे हम लोग शार्क टैंक देखते हैं, आपने शार्क टैंक में देखा होगा, दे आर द इन्वेस्टर, दे आर द एंजल इन्वेस्टर, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं इनिशियल स्टेज पे, कि किस तरह से इनिशियली आपके बिजनेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, उसके लिए जो होते हैं एंजल इन्वेस्टर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्रूशियल रोल कैसे? दे आल्सो प्रोवाइड यू गाइडेंस, they also provide you with capital. They have also different type of connections which help you to expand your product or get more reach and get genuine feedback from customers or from the expertise who are genuinely do care about your product. Another major source of funding for startup is venture capital. Venture capital firms manage pooled firm for institutional investor and invest in high growth startup with significant market potential. These firms typically invest these funds. Another major source of funding for startup is venture capital. Venture capital firms manages pool fund from institutional investor and invest in high growth startup with significant market potential. These firms typically invest in startup that have already demonstrated some level of traction and are ready to scale their operation. Venture capitalists not only provide financial capital but also play an active role in strategic decision making, governance, and business development. This involvement can significantly enhance the growth prospects of startup by providing access to global network and managerial expertise. Private equity investors represents another category of financial participants within startup ecosystem. These investors usually focus on large scale companies that have established business model and are seeking large scale expansion or restructuring. Private equity investment often involves substantial financial commitments and may lead to a strategic transformation to improve the efficiency and competitiveness of the companies involved. अब क्या होता है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी? वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में मेजर जो आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा, वेंचर कैपिटल जो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, दीज पीपल आर वेरी रिस्की इंडिविजुअल। ये आपके बिजनेस को वेरी स्टार्टिंग से ग्रो करने के लिए करते हैं। दे इन्वेस्ट ह्यूज सम ऑफ मनी एंड दे हैव नो रिग्रेट इफ दे लूज देयर मनी।
बिकॉज वेंचर कैपिटल का जो आप सक्सेस और फेलियर रेशियो आप देखते हैं वो बहुत ही कम होता है। वो अगर 100 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसमें से वही कंपनी जो होती हैं वो बड़ी कंपनी बन के निकलती है। अब रिमेनिंग क्या होती है? रिमेनिंग कंपनी आइदर यो तो खत्म हो जाती है, वो पैसा डूब जाता है, लेकिन स्टिल वेंचर कैपिटल के पास ये फायदा होता है कि उनकी जो दो कंपनी जो सक्सेस होती है वो मल्टी बैगर कंपनी बनती है। जैसे कितनी बड़ी, जैसे फेसबुक टाइप बन गई, जैसे गूगल टाइप बन गया। तो ये इस टाइप की कंपनीज होती हैं जो वेंचर कैपिटल जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनसे कि अगर 98 कंपनी में लॉस भी हो रहा है, स्टिल दे मेक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। Whereas when we talk about private equity इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये दीज आर द सेफ इंडिविजुअल। ये अपना पैसा आपको प्रोडक्ट डेवलप करने में नहीं देते हैं, ये आप ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट को और स्केल करने में हेल्प करते हैं कि कुछ बेसिक रिटर्न तो आए। वेयर जो वेंचर कैपिटल होते हैं उनको ये मान के चलते हैं ये पैसा वेस्ट भी हो सकता है। वेयर प्राइवेट इक्विटी पीपल, they have proper they involve substantial financial commitment and they lead to a strategic transformation and improves in efficiency and competitiveness of the companies involved. The presence of diverse funding sources within the startup ecosystem ensure the startup at a different stage of development can obtain a capital requirement for growth without adequate investment support. Even even heavily innovative startup may suggest to survive and scale their operation. Now moving ahead to the incubators and accelerators. Accelerators का रोल क्या होता है? जैसे क्या होता है इंक्यूबेट करना वो क्या होता है? किसी भी चीज को सपोर्ट करना, कि आप किस तरह से उसको सपोर्ट कर ले हैं, कि स्टार्टिंग स्टेज पे, इंक्यूबेशन स्टेज पे, कि जनरेशन ऑफ आइडिया के स्टेज पे आप किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, training and access to funding network. These organizations are designed to reduce the challenges faced by entrepreneurs during the early phases of business development when resources are scarce and uncertainty is high. By offering structured support program, incubators and accelerator help startup refine their business model, develop prototypes and prepare for market entry. Incubators typically focus on nurturing startups over a relatively long period of time by providing office space, administrative support, and access to professional service such as legal advice, marketing assistance, and technical expertise. The program often operates within universities or research institutions and aims to transfer innovative ideas into a commercially viable business. The incubators process allows entrepreneurs to uh, to 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 experiment within the concept in supportive environment while receiving guidance from the expertise. Accelerators are, on the other hand, usually offer short-term intensive program designed to help startups scale rapidly. These programs typically involves competitive selection process promising startup are chosen to participate in mentorship session, workshop, and network event with investors and industry experts. Accelerators often incubate in demo days where participating startups present their businesses idea to potential investors. Well-known global accelerator program include Y Combinators and Techstars, both of which have helped to launch numerous successful technology companies by providing entrepreneurs with mentorship funding opportunities, and industry connection. Incubator and accelerator significantly enhance the likelihood that startup will successfully navigate their early stage of development. Now, there is a significant role of universities and research institutions.
अब यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड बहुत सारी, जैसे आप IITs देखोगे, IIMs देखोगे, ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो अपने अपने कैंपस में एक AIC उनका रहता है कि जिसमें AIC सेंटर होता है, जहाँ पे वो लोग इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग नए नए स्टार्टअप, जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको कुछ कुछ फंडिंग देते हैं। जैसे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, उद्यम उद्योग फाउंडेशन है, जहाँ पे बच्चे स्टार्टअप लेके जाते हैं और वहां से दिल्ली अपनी यूनिवर्सिटी उनको फंडिंग देती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा हमारे MBA में अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो उद्यम उद्योग फाउंडेशन के बारे में पता करें, उसमें देखे क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर बच्चों को हेल्प मिल जाए। जैसे क्या है, ICSSR का नाम सुना होगा आपने, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च, ICSSR। अब ये क्या है कि ये रिसर्च के लिए हेल्प करती है कि आप रिसर्च करें, और आपको जो भी, जैसे कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, आप PhD करिए, आप पोस्ट डॉक के लिए आपको पैसा देते हैं कि आप रिसर्च करिए, इनोवेट करिए कि किस तरह से कोई अगर आपका नया इनोवेशन है, कोई आपकी रिसर्च है जो बड़ी जगह पब्लिश हो रही है, तो आपको पैसे देती है ये इंस्टीट्यूशन। तो हर बहुत सारी जगह यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टार्टअप को एक अर्ली स्टेज में आगे बढ़ाने के लिए। Universities and research institutions constitute an essential component for startup ecosystem because they serve as a center for knowledge creation, technological innovation, and human capital development. Academic institutions conduct research that often lead to discovery of new technology, product, and processes that can be commercialized through entrepreneurial ventures. Many startups originate from universities, research laboratories where scientists and engineers develop innovative solutions to complex problems. In addition to conducting research, universities also play a vital role in training future entrepreneurs by offering educational programs, business management, entrepreneurship, and technological development. These programs equip students with skill, knowledge, requirement to identify market opportunity, develop business strategies, and manage organizational resources effectively. Entrepreneurship occurs with startup competitions, and innovation lab further encourages studies to explore entrepreneurial career and transform their ideas into viable venture. Universities often contribute to startup ecosystem by establishing technology transfer offices that facilitate the commercialization of academic research. These offers These offices helps researchers to obtain patent from startup companies and establish partnership with industry shareholders. By bridging this gap between academic research and commercial application, universities helps to translate scientific discoveries into marketable product and services. यूनिवर्सिटीज में कई बार आप देखते होंगे स्टार्टअप सेशन होता है, स्टार्टअप टॉक सेशन होता है। ये सब क्या होता है कि किसी भी बच्चे को अगर स्टार्टअप करना है या स्टार्टअप कर रहा है, तो उनके कोई भी डाउट्स हैं, कोई उनको, आप देखते होगे बहुत जगह स्टार्टअप कि वो होता है कि कई जगह आप कॉलेज फेस्ट में आप देखते होंगे कि उनको प्रेजेंट आइडिया आइडिया अपना प्रेजेंट करने को मिलता है। अगर वो उसमें फर्स्ट सेकंड आते हैं तो उन्हें कुछ फंडिंग मिलती है, कुछ फंडिंग रेस करने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज आप देखते हो कई जगह। आप जैसे शार्क टैंक होने लगा है फेस्ट में, शार्क टैंक में क्या होता है कि जजेस आते हैं जो टॉप करते हैं, जो टॉप 3 जो प्रपोजल होते हैं, जो जजेस चूज करते हैं, उनको किसी आगे किसी फंडिंग कंपनी के साथ या किसी इन्वेस्टर के साथ मीट कराया जाता है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आइडिया को बड़ी जगह पे पिच कर पाए और उससे कुछ पैसा उठा पाए। नाउ नेक्स्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट होता है किसी भी स्टार्टअप को या स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने में। वो कैसा उनकी अप्रोच है, किस तरह से उनके सब्सिडी है, किस तरह का ग्रांट है, ये बहुत हेल्प करती है किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को हेल्प करने में। Government institutions play an essential role in shaping startup ecosystem by creating a regulatory framework and policy initiative that encourages entrepreneurship and innovation. Government can influence the growth of startup through various policy instruments such as financial incentive, tax benefits,
Funding program, regulatory framework that reduces barriers for business formation. अब क्या है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, जैसे कोई फंडिंग प्रोग्राम दे दे, कोई टैक्स बेनिफिट दे दे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की किस तरह से आपको टैक्स फाइल नहीं करना है, आपको इजीली, आप देखते हो कि बिजनेसेस को लैंड इजीली मिल जाती है, कोई भी मशीनरी यूज करना है, अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है वो भी मशीनरी आप इजीली अवेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। One important function of government policy is to provide financial support for early stage startup through grant subsidies, venture funding. These program helps entrepreneur to overcome financial constraint during the initial stage of business development when private investors private investment may be difficult to obtain. Government may also establish public incubators and innovation hub that provide infrastructure and technical support to the emerging startups. Tax incentive represents another important policy tool for promoting entrepreneurship by offering tax exemption or reduction or the reduction to the startup companies. Government can reduce these financial burden on entrepreneurs and encourage investment in innovative venture. Simplified regulatory programs, regulatory procedures, and online business registration system can further facilitate the creation of new enterprise by reducing the bureaucratic delay and administrative cost. In countries, government may introduce national program designed to promote startup development and technological innovation. For example, Startup India initiative has played a significant role in encouraging entrepreneurship and strengthening India's startup ecosystem. Through policies reform, funding support, and incubation program, such initiative creates a supportive environment in which startup can thrive. अब ये है कि गवर्नमेंट जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर स्टार्टअप। कि किस तरह से अगर किसी को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करना है, तो उनको ना ही बस सब्सिडी दी जाएगी, इनको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। और अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट फैसिलिटी, रोटेप एग्रीमेंट और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट देती है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव या आपको एक्सपोर्ट रिटर्न प्रोग्राम पॉलिसी होती है जिसमें कि आप जितने का आप एक्सपोर्ट करोगे उसके 50% का आपको रिफंड देगी गवर्नमेंट। तो ये सारे क्या है, टू एनकरेज पीपल टू नॉट ओनली डेवलप प्रोडक्ट बट टू डेवलप प्रोडक्ट एंड एट अ हायर स्केल। आप बनाइए और बड़े स्केल पे बनाइए और उसको बाहर भेजिए ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि स्टार्टअप में ही जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन होगा तो आपकी परचेजिंग पावर इकोनॉमी की बढ़ेगी, सबके पास इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। Large corporation also play an important role in startup ecosystem by collaborating with startup through strategic partnership, investment, and initiative and innovative program. Established firm often recognizes that startup possesses innovative ideas, technological capabilities, and entrepreneurial agility that can complement their own resources and market presence. One common form of collaboration between corporation and startup in corporate venture capital is large companies invest directly in startup venture, which aligns their strategic interest. This investment allows corporation to gain early access to innovation technologies while providing startup with financial resource and industry expertise. The strategic partnership between corporation and startup can also facilitate the commercialization of new product services. The startup often benefit from distribution network, brand reputation, and operational capabilities of large corporation, while corporation gains access to innovative solution developed by startup. This mutually beneficial relationship allows
both parties to achieve strategic objective more effectively. कि किस तरह से बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो छोटी कॉर्पोरेशन को एक्वायर करती हैं। क्यों एक्वायर करती हैं? क्योंकि उनके पास या तो हो सकता है वो दूसरे कंट्री में वर्क कर रही हूँ, उनका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो जाए। नई कंट्री में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत परमिशन लगती है, बहुत कॉस्टिंग लगती है, कस्टमर सेंटीमेंट समझना पड़ता है, कस्टमर कल्चर समझना पड़ता है। तो इससे अच्छा जो वहां की कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी, उन्हीं के साथ मिलके, जिसको हर चीज के बारे में आइडिया है, रूल्स है, रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का है, कल्चरल नॉलेज है, उनके साथ मिलके पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका प्रोडक्ट मैच कर रहा है आपके प्रोडक्ट से। तो इस तरह से गवर्नमेंट लार्ज कॉर्पोरेशन हेल्प करती है। Now let us talk about the startup movement in India. What is startup movement in India? The startup movement in India represents one of the most significant transformation in the country's economic entrepreneurial landscape. Over the last 2 decades, traditionally the Indian economy was dominated by large family-owned business, public sector enterprise, and large-scale industry operated primarily by conventional sector such as manufacturing, agriculture, and retail. However, with the liberalization of Indian economies in the 1990s, the subsequent expansion and information technologies sector, a new generation of entrepreneurs have begun to explore the opportunities in the technological driven businesses. This shift gradually have given a vibrant startup culture characterized by the innovation, technology, experiment and global market orientation. पहले आपको पता होगा ऐसे टाटा, बिरला, ये दो तीन बड़े बिजनेसेस होते थे कि या रिलायंस, यही 3-4 बिजनेस होते थे जो जो पॉपुलर हुआ करते थे। ये सारे ट्रेडिशनल अपने ढर्रे पे जो बना बनाई चीजें उसी पे काम करते थे। कोई नया इनोवेशन नहीं, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं, कोई कस्टमर के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। बट ड्यू टू राइजिंग टेक्नोलॉजी अब नई स्टार्टअप जो आ रहे हैं, नए बिजनेसेस खड़े हो रहे हैं, वो ये सब चीज पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडिशन उसमें कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, नए एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। जो आफ्टर द एलपीजी पॉलिसी 1991 देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो आ रही हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट ला रही हैं। तो अब फॉरेन प्रोडक्ट के लिए आपको compete करना पड़ेगा, आपको भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको भी उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना पड़ेगा, उस तरह का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर इंडियन लार्ज बिजनेस ऑल्सो। In recent years, India has emerged as one of the largest startup ecosystem in the world, ranking among the top country in terms of number of startup entrepreneurial venture. The rapid growth of Indian startup ecosystem has begun to drive several interconnection factors, including the widespread adoption of digital technology, supportive government policy, increasing availability of venture capital funding, and large pool of skilled labor forces या human resources. अब इंडिया के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, हमारे पास फॉरेन प्रोडक्ट भी हैं, फॉरेन प्रोडक्ट की तरह हमारा भी प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है, और हमारे पास भी ह्यूमन रिसोर्स, जो इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत अबंडेंट में है। This expansion of internet connectivity has proliferation of smartphone and development of digital payment system has enabled the startup to reach millions of customers in urban and rural areas. This technological advancement has recently lowered entry barriers for entrepreneurs and allowed the new firms to compete with established companies. Another important factor contributing to the global growth of startup in India is increasing availability of venture capital and private equity इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, जो इंडिया में जो या फॉरेन के जो वेंचर कैपिटल है, दे आर लुकिंग एट इंडिया विद अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन द स्मॉल बिजनेस, या आप कह सकते हो स्टार्टअप में वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करेंटली, और हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्यूरोक्रेसी हैज आल्सो बीन वर्किंग वेरी fine from past 1.5 decade. So they are very eager to invest in the in India. As a result, Indian startup has been able to be secure substantial funding and enables them to scale their operation quickly and expand into new market. Combination of technology, innovation, financial support, and entrepreneurial talent has transformed India into the one of the most dynamic startup ecosystem in the world. ठीक है, now let us talk about the government initiatives.
गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमने अभी पढ़ा था स्टार्टअप इंडिया विच इज लॉन्च बाय आवर करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2016. दिस प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड टू एनकरेज इनोवेशन, सपोर्ट बिजनेस वेंचर एंड create employment opportunity by reducing regulatory basis and providing financial incentive to entrepreneur. इसमें क्या था कि बहुत सारी जो ऑफलाइन रेगुलरिटीज थी उनको हटा के ऑनलाइन सिस्टम पे शिफ्ट किया गया, जिससे कि ड्यूरेशन जो है किसी भी स्टार्टअप या किसी भी नए को लॉन्च करने में अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लग रही है तो क्या होगा कि वो आइडिया पुराना हो जाएगा, कोई और उसको आके एब्जॉर्ब कर लेगा या कोई और उसको कैप्चर कर लेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कंपनी इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स निकाले, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम विच इंक्लूड सेवरल पॉलिसी मेजर्स डिजाइन टू सपोर्ट startup growth. One of the most significant feature of this program is the provision of tax exemption and eligibility for startup. Tax exemption. This tax benefit reduces the financial burden on the early stage firms and allow entrepreneurs to reinvest their profit into business and expansion of product development. The government has introduced a simplified regulatory procedure that make it easier for the startup registration of business compliance, legal requirement and manage administrative process. वही मैंने बोला आपको कि मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत आसान कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया और फास्ट अप्रूवल पे काम किया है कि किसी भी बिजनेस को किसी भी चीज के लिए अप्रूवल लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े और वो उन्हें तुरंत अप्रूवल मिल जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर स्टार्टअप हब इन इंडिया। अब हमें पता है कि एक सिलिकॉन वैली है जो यूएस में, लेकिन इंडिया का सिलिकॉन वैली कहाँ है? वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्टअप hub in India is Bangalore, which often referred as the Silicon Valley of India. The city has become a major center for technological startup due to its strong information technology industry presence of leadership, engineering institution, and vibrant culture of the ecosystem. Bangalore hosts numerous technology companies, research center, and startup incubators that provide entrepreneurial mentorship. This city culture for innovation and collaboration has emerged to attract entrepreneurs across the country. अब क्या है कि यहाँ पे आपको पूरा इकोसिस्टम दे दिया है, हर जगह यहाँ पे इनोवेशन डेवलपमेंट आपके सिमिलर बात है बेटे कि अगर आपके जैसे लोग आपके पास रहेंगे जो हमेशा इनोवेशन या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपका भी दिमाग उसी एरिया में चलेगा। Now let us talk about Delhi. The NCR region has been very significantly being developed by the government. जब आप देखोगे नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है कि यहाँ पे सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आप देखो सैमसंग का सर्विस सेंटर है, अलग अलग कंपनीज के सेंटर खुल रहे हैं। मुंबई हो गया, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे सारे आप देखो टॉप सारे बैंक की ब्रांच, सारे इनकम टैक्स हो गए या इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, जीएसटी हो गए, सारे इस ऑफिसेस वहीं पे। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप। Indian startup ecosystem has experienced a remarkable growth over the past decade, with thousands of startups emerging across the wide range of industry. This growth represents the increasing role of technology, innovation, and entrepreneurship in the Indian ecosystem. Startup, one of the fastest growing sector within Indian startup ecosystem is financial technology, commonly known as fintech. Fintech startup use digital technology to provide innovative financial services such as mobile payment, digital lending, and online investment platform. These services have significantly improved financial inclusion that enables individual and small businesses to access banking financial services through digital platform. Another rapidly expanding sector in education technology or edtech startup development, digital learning platform provides an online course of interactive learning tool or virtual classroom platform. These transform the education sector and highly qualitative learning resources accessible to students across the different region. Healthcare technology में incorporation of blockchain in healthcare startup innovation have significantly transformed the working of the healthcare startup. AI-driven diagnostic tool, these have helped the healthcare system to transform significantly. Now moving towards the e-commerce platform. I don't have to tell you the rise of Amazon, Flipkart, Ola, Uber, etc. have been a very significant growth we have seen in the e-commerce sector.
Now we will talk about Zomato, Paytm, the fintech, the Airtel banking, etc. There have been a significant change in the internet banking system. The continuous growth of the startup in India reflects the country's increasing capacity for innovation, entrepreneurship. Our digital technology continues to evolve. A new market opportunity emerges as the startup ecosystem has experienced a playful and significant role in shaping Indian economic future. So the Indian ecosystem for a startup has been transforming very rapidly and it is continuously changing. आप देखो हर बार हमेशा पहले आप देखोगे ओला उबर में सिर्फ क्या होता था कि कस्टमर जा आ सकते थे, मतलब आपको कैब फैसिलिटी थी। अब देखो उबर शटल हो गया, अब आप देखो पैकेजेस आप भेज सकते हैं, आप कोरियर भेज सकते हैं, फिर इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया एसेटा। मतलब अब आप देखो कि सबको गाड़ियां पसंद नहीं आती थी, उबर की गाड़ी गंदी है तो उबर लग्स या ओला लग्स पे आ गया। तो ये क्या लग्जरी ड्रिवन सेडान आएगी आपके पास। तो ये सारी चीज क्या है, आपके ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर है। हर बार यूजर इंटरफेस चेंज करना कि किस तरह से कस्टमर को आसानी हो, असेट्रा तरीके से हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कुछ 5-6 क्वेश्चन है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही है, बट लेकिन किसी को डाउट है तो दे कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड आस्क मी इफ दे हैव एनी डाउट। थैंक यू। No, sir, all clear. ठीक है बेटे, वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमारे पूरे इसमें से। ठीक है, थैंक यू सर फॉर ग्रेट सेशन।
सर इसमें केस स्टडी आएगा ना? केस स्टडी आता है इसमें, और इसी टाइप के जो भी डिजिटल जो कंपनीज हैं, जो भी कोई भी आप देखते हो कि जो रिसेंट जो स्टार्टअप डेवलप हुए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, या फ्लिपकार्ट तो रिसेंट नहीं है लेकिन जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारे जो स्टार्ट, जैसे आपको ब्लू स्मार्ट कैब की केस स्टडी पूछ सकता है कि कैसे वो राइज किए, तो ये सारी केस स्टडीज आपको पूछी जा सकती है। और इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट वर द टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग, और कि गवर्नमेंट ने उनको क्या सपोर्ट किया, what are the technological what are the government incentive provided to that particular business, etc. ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर एंड कर दो, क्लास हो गया सर ये पूरा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर ग्रेट सेशन, बाय।